ना आप लोगों ने आंसर कुछ और आएगा। क्वेश्चन दिया है और आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ कैसे। यहाँ तो दिया था बी आर और बी आर की जगह पे आपने ओ एच लिख दिया और आंसर फिर भी गलत आ रहा है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा कि हुआ कैसे। तो ये कॉन्सेप्ट कैसे हुआ? रीअरेंजमेंट की वजह से। और ये रीअरेंजमेंट किस में होता है? केवल SN1 में होता है। और SN1 की पहचान क्या है? इसमें वाटर डाल देंगे, तो जब भी वाटर डालेंगे तो आप समझ जाओगे SN1 रिएक्शन है ये। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। ये रिटेंशन भी है और इन्वर्जन भी, दोनों तरीके का प्रोडक्ट बनता है। इसे कहते हैं इनैंशियोमर। इसको भी हम अभी डीप से पढ़ेंगे आगे, स्टीरियो का पूरा। तो इसे कहते हैं इनैंशियोमर पेयर या रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर होता है जो एक एल फॉर्म में होता है, एक आर फॉर्म में होता है, डी फॉर्म में, सॉरी डी फॉर्म एंड एल फॉर्म में। तो इसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये इसके आगे भी डिटेल में आएगी, लेकिन SN1 के लिए बताया हुआ हो। अब देखो SN2 रिएक्शन। SN1 का क्लियर हो गया, अब SN2 आ गया। SN2 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर। बायो का मतलब दो, बायोमोलिक्यूलर यानी कि दो मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं बायोमोलिक्यूलर। उसमें एक ही कर रहा था, इसमें दोनों कर रहे थे, एक डिफरेंस ही आ गया। अब जैसे आपने एक कंपाउंड लिया, इसमें KOH डाल दिया, इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है, और ये फिर वही बनेगा। देखो प्रोडक्ट दोनों का सेम बन रहा है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं आने की है। तरीका क्या है कि रेट का कैसे पता चलेगा। अब देखो मैकेनिज्म से समझ में आएगा आपको। मैकेनिज्म में ये दे दिया आपको, इसको मैं अलग से बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक मिनट, जैसे ये कंपाउंड है आपके पास, देखो यहाँ पे वन, पहले वैसे बता देता हूँ, 3D में नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, कोई भी X है, Cl है। ठीक है, अब यहाँ पे OH माइनस है, ये अटैक कर रहा है। उसमें वीक सॉल्वेंट होता है, ध्यान रखना, H2O है, वीक सॉल्वेंट है। यहाँ पे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल हम यूज करते हैं। अब स्ट्रॉन्ग को करने से क्या होगा? अब ये वेट नहीं करेगा कि पहले टूटेगा फिर मैं इसमें अटैच हो जाऊंगा। तो जब भी स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे KOH हो गया, NaOH हो गया, तो जब भी आपको ये दिखेगा तो ध्यान रखना वो SN2 है। इसकी पहचान यहीं से होती है, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि SN1 होगी या SN2 हो रही है, क्योंकि दोनों का आंसर सेम है। तो इसके बीच के प्रोडक्ट से हमें पता चलता है। जैसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मैंने यूज किया, अब ये वेट नहीं करेगा कि पहले टूटेगा फिर मैं इसमें अटैक करूंगा। ठीक है, जैसे आप लोग इंतजार करते हो कि एग्जाम आएगा तब हम पढ़ाई करेंगे, और ये स्ट्रॉन्ग है, ये वेट नहीं करेगा कि एग्जाम आएंगे तभी पढ़ूंगा मैं, वो पहले से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या करता है? डायरेक्ट अटैक कर देता है। अब डायरेक्ट कैसे करेगा? फ्रंट से तो कर नहीं सकता क्योंकि फ्रंट में तो ये है, तो ये बैक साइड से अटैक करता है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करेगा। और बैक साइड से क्यों करेगा? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है ये। और SN में क्या था? SN1 में वीक था, तो पहले वो टूटने का इंतजार कर रहा था कि टूटेगा तब मैं अटैच होऊंगा। अब ये स्ट्रॉन्ग लिया, तो जैसे स्ट्रॉन्ग लिया अब ये वेट नहीं करेगा, अब ये डायरेक्ट क्या करता है? अटैक करता है। तो ये अटैक करेगा, तो जैसे ही अटैक करेगा ये निकलना स्टार्ट हो जाएगा, और बाकी के दो बॉन्ड यहाँ पे लगे हुए हैं आपके पास। ठीक है, इस स्टेट को हम यहाँ पे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 होती है। अगर वो पूछता है कि किस कंडीशन में, किस स्टेट में कार्बन की 5 वैलेंसी होती है, वैसे कहीं आपने सुना नहीं होगा, लेकिन इस कंडीशन में कार्बन की वैलेंसी 5 होती है। 1 2 3 4 5 दिख रहा होगा आपको, ये 5 अटैच है। तो इन ट्रांजिशन स्टेट द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 5। ठीक है, अब धीरे धीरे करके ये अटैच होगा, ये निकलता जाएगा। अब फाइनली फिर क्या होगा? ये निकल जाएगा और ये अटैच हो जाएगा। तो ये हर हमेशा बैक साइड से ही अटैक करता है, इसीलिए इसमें केवल इन्वर्जन होता है, ध्यान रखना। इसमें क्या नहीं होता? रिटेंशन नहीं होता। SN2 में रिटेंशन नहीं होता, जबकि SN1 में रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों होता है, क्योंकि उसमें दोनों चांस है। यहाँ पे इसके पास चांस ही नहीं है, क्योंकि फ्रंट में तो बैठा ही हुआ है, यहां से अटैक नहीं कर सकता वो, तो कहां से जाएगा? बैक साइड से अटैक करेगा, इसीलिए इसमें हर हमेशा इन्वर्जन होता है। और ये वन स्टेप की रिएक्शन है,
क्यों है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया हमने। जो भी स्ट्रॉन्ग लोगे वो वेट नहीं करेगा कि ये पहले टूटेगा फिर मैं अटैक करूंगा, वो डायरेक्ट अटैक करता है। अटैक करेगा ये, तो ये अटैक करेगा, ये यहाँ से निकलता जाएगा। फाइनली ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये एक स्टेप की मैकेनिज्म है। समझ में आई सबको मैकेनिज्म, या रिपीट करना है? मैकेनिज्म समझ में आ गई? पहले आपने ये लिया, इसके बाद इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेना है, KOH NaOH, उसका OH माइनस अटैक करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है ये, तो डायरेक्ट अटैक करता है। तो ये बैकवर्ड साइड से, ध्यान रखना, बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट से कभी भी अटैक नहीं करेगा। बैक से अटैक किया तो ये जो लिविंग ग्रुप है Cl है, ये यहाँ से निकलता चला जाएगा, ये यहाँ से अटैच होगा, फाइनली ये निकल के बाहर हो जाएगा और ये इसमें अटैच हो जाएगा। तो इस मीडियम स्टेट को हम कहते हैं, इंटरमीडिएट स्टेट को कहते हैं हम ट्रांजिशन स्टेट। ये इंटरमीडिएट है, बीच में बन रहा है जो इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है, ऐसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। और यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 होती है। समझ में आया मैकेनिज्म आपको? और दोनों में डिफरेंस भी कैसे पता चलेगा आपको? आंसर तो दोनों के सेम आ रहे, लेकिन अगर उसने डीप का क्वेश्चन पूछ लिया तो वहां पे मिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म समझ में आई? ये एक स्टेप की है, जबकि वो 2 स्टेप की है। इसमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज होता है, उसमें वीक न्यूक्लियोफाइल यूज होता है। ठीक है, और ये 1 स्टेप की रिएक्शन है, और इसमें इन्वर्जन बनता है, उसमें दोनों बनते हैं, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों बनेगा। जबकि इसमें केवल इन्वर्जन, यानी इसमें एक ही प्रोडक्ट बनेगा, जबकि उसमें 2 बनेंगे अगर कायरल सेंटर है तो। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? रिप्लाई करके बताना मुझे, यस नो, या रिपीट करना है, या हो जाएगा? यहाँ तक का बताओ पहले। हाँ, ओके। किसी को डाउट है? जो इसके डीप क्वेश्चन होते हैं वो इसके मैकेनिज्म से चीजें समझ में आती है, और जो इजी क्वेश्चन है वो दोनों के लिए लगभग सेम होता है। ठीक है, तो अब देखो इसके आगे का, तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, आप देख के पहचान जाओगे। देखो आंसर सेम है दोनों का, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन पता कैसे चलेगा आपको कि SN1 होगी या SN2 होगी? तो उसकी पहचान है ये कि इसमें SN1 और SN2 के लिए क्या होना चाहिए। अब देखो इसमें इसके मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ये है इसका कि SN2 1 स्टेप की रिएक्शन है। ठीक है, इसमें RDS होता है जो, वो कौन सा होता है? ट्रांजिशन स्टेट वाला होता है। और इसमें सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि दोनों पे डिपेंड कर रहा है। इस पे जो न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है उस पे भी डिपेंड कर रहा है, और जो मैंने कंपाउंड लिया है इस पे भी डिपेंड कर रहा है। दोनों पे डिपेंड कर रहा है ये, क्योंकि ये भी तो अटैक कर रहा है। तो दोनों स्टेप साथ साथ हो रही, इसीलिए ये दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी, इसीलिए इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। जबकि SN1 क्या थी? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थी, उसमें एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा था कि कब वो टूटेगा। जो न्यूक्लियोफाइल था इंतजार कर रहा था कि ये टूटेगा तब मैं अटैच होऊंगा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लेते हैं हम लोग तो ये इंतजार नहीं करता, ये डायरेक्ट अटैक करता है। तो इसीलिए दोनों के दोनों रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं बाय मॉलिक्यूलर। बाय मतलब 2, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अगर न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो वो भी डबल हो जाएगा, यानी केमिकल काइनेटिक्स लगता है बस। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता हो कि अगर हमने इसके दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी तो क्या होगा? तो इसको भी डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये केमिकल काइनेटिक्स वाला है, लेकिन इसमें कैसे समझना है, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो उसके बेस पे आपने सॉल्व करना है कि अगर कंसंट्रेशन इतना किया तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स इंक्रीज होगा। इसके बाद देखो इसमें कोई कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं होता है, ध्यान रखना। तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। उसमें रीअरेंजमेंट हो रहा था कि ये सिंगल है और ये सिंगल से आपको सेकेंडरी में चेंज करो तो इसे शिफ्ट कर दो, इसमें ऐसा शिफ्ट नहीं होगा। जहां पे X लगा है वहीं पे OH आएगा बस, और कहीं पे नहीं आएगा। अगर SN2 है उसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, SN1 में रीअरेंजमेंट हो रहा था, लेकिन SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होगा क्योंकि कार्बोकैटायन फॉर्मेशन नहीं होता। और रेट है जो, वो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है,
और ट्रांजिशन स्टेट को आप अलग नहीं कर सकते, यानी रिएक्शन के बीच में ही बनता है बस। अब इसके बाद नेक्स्ट है सॉल्वेंट का। जो हमने सॉल्वेंट लिया था, सॉल्वेंट जो हम लेंगे यहाँ पे वो कौन सा लेंगे, सॉल्वेंट लेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। देखो पोलर का काम क्या होता है हमने पहले ही बताया, बॉन्ड को तोड़ना। जो भी पोलर नेचर होगा उसका काम यही है कि बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा पोलर नेचर। लेकिन अब एप्रोटिक क्यों लिया हमने, एप्रोटिक का मतलब क्या हुआ, देखो उसमें प्रोटिक क्यों ले रहे थे, प्रोटिक मतलब H+, क्योंकि जब वो Cl बाहर निकल रहा था तो ये Cl को चारों तरफ से घेरने के लिए हमने प्रोटिक लिया हुआ था, ताकि अब इसमें प्रोटिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रोटिक की क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि हमें अब इसको घेरना ही नहीं है, एक तरफ से ये निकल रहा है और दूसरी तरफ से ये अटैच हो रहा है, तो इसको घेरने की जरूरत नहीं, इसको सराउंडेड करने की जरूरत है ही नहीं, इसीलिए हमें H+ की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे लेते हैं एसीटोन ले लो, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड ले लिया जिसमें H+ नहीं होगा, ठीक है उसे ले लेंगे। और चार्ज वाले होंगे, जैसे कार्बन में प्लस ऑक्सीजन में माइनस, सल्फर में प्लस ऑक्सीजन में माइनस, तो पोलर होना चाहिए लेकिन एप्रोटिक होना चाहिए, यानी H+ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा सॉल्वेंट यूज करना है हमने। तो एसीटोन ज्यादातर लेते हैं आपके पास, या DMSO लिख देते हैं, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, या DMF लिख देते हैं, डाई मिथाइल फॉर्माइल, इसमें फॉर्माइल ग्रुप लगा होता है। तो यहाँ पे इस तरीके के सॉल्वेंट को लिखा जाता है उसमें। ठीक है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, देखो जैसे मैंने उसमें बताया था वही लॉजिक यहाँ पे है कि ये तोड़ेंगे आप लोग और ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा, तो न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है और ये वीक होता है पहले वाला, तो इसीलिए हीट रिलीज होती है। तो ये हर हमेशा लो टेम्परेचर पे होगा। और नेक्स्ट वन है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, अभी बताया आपको, ये इन्वर्जन होता है, वाल्डेन इन्वर्जन भी कहते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने इसको बताया था, तो वाल्डेन साइंटिस्ट का नाम है, तो कई बार लिखता है वाल्डेन इन्वर्जन या इन्वर्जन। तो इन्वर्जन का मतलब हो गया बैक साइड से अटैक होना। तो ध्यान रखना जब SN2 रिएक्शन होगी तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, और वो भी इन्वर्जन में अपोजिट साइड में। अब फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, बस थोड़ा सा और टाइम लेता हूं बस। नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। अभी इसका एग्जांपल बताता हूं आपको कि रिपल्सन से कैसे। अब रिपल्सन की वजह से ये वाला आंसर आएगा, देखो रिपल्सन की वजह से ये आएगा, जो CH3 है, अब यही इसका आंसर है, देखो CH3 उसमें अपोजिट हो गया। अब ये CH3 है और यहाँ पे Cl है, तो जितना इसके बाहर कम छोटे छोटे ग्रुप होंगे उतना क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक कर देगा इसमें। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा तो इसमें रिएक्शन फास्ट होगी। इसमें उल्टा हो जाता है, प्राइमरी का जल्दी, फिर सेकेंडरी का, टर्सरी का सबसे लास्ट में। टर्सरी का लास्ट क्यों होता है, क्योंकि टर्सरी में बड़े बड़े ग्रुप लगे होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे Cl लग गया, अब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आ रहा है, लेकिन क्या होगा, ये बड़े ग्रुप लगने की वजह से क्या करेंगे, इसको रिपेल कर देते हैं, इसको आने नहीं देंगे यहाँ पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों का तरीका अलग है। यहाँ पे ये अटैक डायरेक्ट करेगा इस पे, और डायरेक्ट कब करेगा, जब यहाँ छोटे ग्रुप होंगे। अगर बड़े ग्रुप हो गए तो उससे क्या होगा, रिपल्सन होगा, और रिपल्सन की वजह से स्पीड स्लो हो जाती, इसीलिए टर्सरी सबसे कम, सेकेंडरी थोड़ा ज्यादा, प्राइमरी सबसे ज्यादा, और CH3 हो तो सबसे फास्ट। इसी को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब रिपल्सन। ठीक है, तो रिपल्सन सबसे ज्यादा किसमें होगा, टर्सरी में, तो उसकी स्पीड सबसे स्लो हो जाएगी। तो इसका उल्टा हो गया, SN1 का अपोजिट है ये SN2। ठीक है, तो पहचानना है और उसके बाद इसको आंसर करना है। ठीक है, तो ये लगभग लगभग हो चुका है आपका, बाकी सेम स्टेप है, ये क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं। ये नेचर मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, क्योंकि वेट नहीं करेगा, अगर वीक होगा तो वेट करेगा, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग कौन से, OH-, CN-, OPH, SH, S-, PH, ये होने चाहिए जो स्ट्रॉन्ग होने। और H2O वगैरह वो वीक है, वीक नहीं होने चाहिए। ठीक है, और सॉल्वेंट का नेचर एप्रोटिक होना चाहिए, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो SN2 भी आपका फिनिश हो गया। ठीक है, दोनों आपको मैंने भेज भी दिए हैं, तो अब कोई भी डाउट हो तो पूछो, इसमें कोई डाउट है तो। अभी यहाँ से आपका पूरा चलेगा, यहाँ से SN1 SN2 आपकी एमाइन तक चलती है, जब तक आप पूरा पढ़ोगे तब तक SN1 SN2 रिएक्शन बहुत बार आएंगे। तो बताओ इसमें कोई डाउट, एनी डाउट।
ठीक है, इसे पढ़ो फिर अप्लाई करेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर में। ठीक, तो मैं एंड कर रहा हूँ इस समय मीटिंग को। बाय बाय।